हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आजकल कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। और डिफरेंट स्पेशल हमारे पास केसेस है कि उस केस में हम कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स की आपकी रिवीजन भी हो रही है इसके साथ, चाहे मैं ना भी कराती तब भी आपने कर लेना था। पर इस टॉपिक के अंदर कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम टॉपिक आपने पहले भी रिपीट किए हुए हैं, ठीक है। फिर भी आगे हमने 6 पॉइंट पहले कर लिए डिस्कस लास्ट वीडियो में। अगला पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। कब हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं? जब हमने अपने शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, यूनिट परचेज्ड। वो यूनिट हमने कौन सी डिडक्शन ली है? उन यूनिट के लिए हमने ली है अंडर सेक्शन 80CC कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। ऐसे शेयर हम ट्रांसफर कर रहे हैं जो हमने परचेज जब किए थे, तो कौन सी डिडक्शन ली थी? अंडर सेक्शन 80CC बी। तो हमने जब ये वाले शेयर खरीदे थे तब हमने कौन से सेक्शन के अंदर इसकी डिडक्शन ली थी? सेक्शन 80CC बी ने इसकी डिडक्शन ली है। तो हम ऐसे शेयर को क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे शेयर के ट्रांसफर पर जो भी अमाउंट मिलता है, ठीक है, वो कैपिटल गेन माना जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन कैपिटल वैल्यू ऑफ सच यूनिट मींस एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द एसएससी इन द यूनिट रेफर टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 80CC बी। मतलब जब हमने ये लिए थे तो हमने इसके बदले क्या ली थी? रिवेट ली थी, ठीक है। तो इसके ट्रांसफर पर जो भी अमाउंट आता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आता है, उसको कैपिटल गेन माना जाएगा, ठीक है। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 45(6) के अंदर, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। और 8th पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बाय कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन। सेक्शन 46 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट्स बाय कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन। आपको पता है कि मैंने पहले भी कहा, जैसे फर्म बनती है तो एक दिन उसका डेजोल्यूशन होता है, ऐसे ही कंपनी बनती है तो एक दिन उसका बाइंडिंग अप हो जाता है, लिक्विडेशन में चली जाती है। तो ऐसे ही कंपनी जब एंड में चली गई 40 सेक्शन के अंदर, तो वो क्या करती है? कंपनी की जो असेट्स होती है वो क्या करती है? कंपनी के शेयर होल्डर में बांट देती है, ठीक है। कैश देने की बजाय क्या होती है? शेयर होल्डर में बांट देती है। तो एक टाइप से शेयर होल्डर को वो चीज मिल जाती है। क्या मिल जाती है? कैपिटल असेट्स मिल जाती है, ठीक है। और यदि ये ट्रांसफर हुई है तो एक मतलब कि इसका मतलब कि एक कैपिटल गेन भी हुआ और उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कंपनी जो की तो डेजोल्यूशन हो गई है ना, जो जिसका जो खत्म ही होगी है, और जो ये कैपिटल एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन करी है अपने शेयर होल्डर को, तो कंपनी के हाथ में, कंपनी अपने हाथों से इस पर कोई भी टैक्स नहीं देगी। सबसे पहले कंपनी के हाथ से कोई भी टैक्स नहीं जाएगा यदि कंपनी जो कैपिटल एसेट्स अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इट इज नॉट टैक्सेबल एज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन काइंड मतलब जैसे कि चीजें देती हैं अपने शेयर होल्डर को, तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कंपनी के हाथों में नहीं लगेगा, लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में लगेगा, क्योंकि उसको ट्रांसफर हुई है चीज, वो अट्रैक्ट टैक्स लाइबिलिटी उसकी बन जाती है। बस आपने इस लाइन में क्या सीखा? यदि कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है और कंपनी कैपिटल एसेट्स देती है अपने शेयर होल्डर को मिल जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, तो कंपनी के हाथों में इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन शेयर होल्डर को जिसको ये एसेट्स मिल गई हैं, फ्री में मिल गई हैं, फ्री में नहीं, उसका ओनर था वो, तो उसको चीज मिल गई है, तो उसको इस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। बस ये आपने चीज सीखी, ठीक है। इन द हैंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी इट इज नॉट टैक्सेबल एज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन काइंड, ठीक है। तो मैं पॉइंट थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देती हूँ ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज है तो अब बोलने से नहीं, मैं लिख भी दूं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ परचेज बाय ए कंपनी ऑफ इट्स ओन शेयर और सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 46A। जैसा कि आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ये टॉपिक आपने पढ़ ही लिया है, अभी तक मैंने ही कराया आपको, कि कंपनी मार्केट से क्या कर लेती है? अपने शेयर खरीद लेती है, अपनी सिक्योरिटी, अपने डिवेंचर भी खरीदती है। मैंने आपको ये बताया था ना, ये टॉपिक भी कराया, ओन डिवेंचर मार्केट से अपने या तो कैंसिल के लिए खरीदती है या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदती है। अपने शेयर बाय बैक ऑफ शेयर टॉपिक भी आपको करा दिया हुआ है कि ये कंपनी मार्केट से अपने शेयर करती है। तो उसको, इसका मतलब क्या हुआ? तो आपने खरीदे, पेमेंट की, ठीक है, तो इसकी ट्रांसफर और केस पर भी आपको हो सकता है कैपिटल गेन हुआ हो, कैपिटल गेन हो सकता है ना। जैसे कि अभी आप मार्केट से आपने अपने शेयर खरीद लिए, परचेज कर लिए, ठीक है, तो असेसी को इसकी ट्रांजेक्शन भी, इसकी कैलकुलेशन भी वैसे ही होगी जैसे कि नॉर्मल शेयर होल्डर खरीदता और बेचता है, ठीक है। कैपिटल गेन लेते हैं ना खरीदने और बेचने पर, ऐसे ही कंपनी भी
अपने ही मार्केट से शेयर खरीद लेती है तो उसको भी कोई भी कैपिटल गेन होता है, उसको भी ट्रांजैक्शन वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे एक सिंपल एसआईसी, सिंपल जो शेयर होल्डर है लेमैन करता है, वैसे ही कंपनी को भी इसकी कैपिटल गेन पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 46A के अंदर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे क्योंकि शेयर हम इतना कर चुके हैं ना, हमारा पूरा एक सब्जेक्ट ही है। 10th पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। यह हमने अपने कर लिया है, पिछले मैंने आपको इससे पिछली पहले वीडियो कराई थी उसमें मैंने करा दिया था आपका। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर अंडर सेक्शन 49(2)A। काफी बारी रिपीट हो गया टॉपिक है ना, अब तो आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा है कि कन्वर्टिबल डिवेंचर होते हैं ना, एक जिसमें डिवेंचर होल्डर को ये ऑप्शन दी जाती है, वो आप 1.5 साल से 3 साल के बीच में यदि ऑप्शन दी जाती है अपने डिवेंचर को किस में कन्वर्ट कर दें, शेयर में कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट ही करना है, पैसे थोड़ी देने हैं। पर उसकी ट्रांसफर कब हुई थी, मैंने बोला डेट ऑफ ट्रांसफर कब मानी जाएगी, जब उसने ओरिजिनल में डिवेंचर खरीदे थे। तो उस डेट को उसने डिवेंचर जब खरीदे थे तो जो पेमेंट की गई है वो होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। ठीक है, और उसका कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, जब वो आगे जाके कहीं ट्रांसफर करता है, जो भी उसको अमाउंट मिलता है उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को जो उसने डिवेंचर को खरीदने में लगाई है, ना कि शेयर को कन्वर्ट के टाइम शेयर की वैल्यू के बेस पर। ठीक है, ये हम बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं हम, तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ भी आ गया होगा ना। कंप्यूटेशन कैपिटल इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर। ठीक है, सेक्शन 49(2)A। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब कि हम ऐसे एसेट्स को बेचने जा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस पर हमने कौन सा मेथड यूज किया है, रिटर्न डाउन वैल्यू। आपको पता है इनकम टैक्स में मैक्सिमम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज किया जाता है। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 50 के अंदर। ठीक है, तो इसमें है जो हमें जब मैंने एसेट्स ट्रांसफर की तो मुझे क्या मिल गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिल गया। ठीक है, उसमें से मैं माइनस क्या करूंगी, उसमें माइनस करूंगी उस एसेट्स को बेचते समय मेरे क्या एक्सपेंडिचर हुए वो माइनस कर दूंगी, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो उस साल की स्टार्टिंग में जो रिटर्न डाउन वैल्यू आपको बताइए ना, डेप्रिसिएशन माइनस करके जो भी आती है उसको माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ गए होंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, कौन से सेक्शन के अंदर है, सेक्शन 50 के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पर पिछले में मैंने आपको क्या कहा था, एक ऐसी एसेट्स को बेचा जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है जिसमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज किया गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, कौन सा मेथड यूज किया गया है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया है। देखो हमने इनकम टैक्स में कौन सा यूज होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, इसका मतलब इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सेक्शन 50A के अंदर। ठीक है, तो देखो स्ट्रेट लाइन मेथड से जो अमाउंट आता है रिटर्न डाउन वैल्यू है ना, और वैल्यू आती है ना, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से जो अमाउंट आएगा दोनों में जो क्या होगा, डिफरेंस होगा ना, उसको कहते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन है ना। तो ये सबकी क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट करके फिर क्या निकालेंगे, हम कैपिटल गेन निकालेंगे, उस कैपिटल गेन पर हम क्या देंगे, टैक्स देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। और यदि बाई चांस आपको इससे रिलेटेड आपकी बुक में हर एक टॉपिक जो मैं आपके सामने पढ़ती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, इससे रिलेटेड छोटी छोटी एग्जाम्पल दी हुई है, तो हो सकता है कि आपको इसे एकदम से सुनने से तो समझ ना आए, पहले एग्जाम्पल कर लो, एक बार 2-3 बार समझ लो, ठीक है, सुन लो, तब आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं लास्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ स्लम्प सेल अंडर सेक्शन 50B। कौन सी स्लम्प सेल मतलब क्या होता है ना, कई बार होती है ना, हमारी बहुत सारी एसेट्स पड़ी होती है, हम कहते हैं कौन इन पंगों में पड़े, एक की वैल्यू मार्केट में पता करे, एक एक करके बेचूं, तो मैं कहती हूँ सारे उठा ले इस रेट पर। तो कहते हैं ना कि आप सारा किसी ने अपनी दुकान बेचनी है ना, दुकान के अंदर बड़ा सामान है, उसको कहते हैं मैंने अपनी दुकान का चेंज करनी है, मैंने कोई सामान डालना, कहते चलो ये सारा सामान है इकट्ठा इतने रुपए का ले लेते है ना। जैसे कि होता ना, ये सारा सामान है, एक एक चीज करूंगा तो मुझे पता है कि तो मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो मैं इकट्ठा ही अपना टाइम बचाना चाहती हूँ। ठीक है, और मैं को मतलब कि मैं टाइम बचाने के चक्कर में उसको इकट्ठा ही रेट कर देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्लम्प सेल। इसको हम क्या कहते हैं, स्लम्प सेल। इसको हम क्या कहते हैं, स्लम्प सेल। ये मैंने पहले भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था, कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 50B के अंदर। स्लम्प सेल क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ मतलब आपको बता दिया मैंने। ठीक है, और इसकी रिटर्न डाउन सभी चीजों की क्या निकाल लूं,
टोटल एसेट्स की क्या निकालो, रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल लो, ठीक है। उसमें एक्सपेंडिचर माइनस कर लो, सभी एसेट्स की जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं निकल पा रही है उनको बुक वैल्यू ले लो, ठीक है। अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। वैल्यू ऑफ जो भी बिकने के पर पैसा आता है उसमें से ये क्या माइनस कर दो, सेल, तो उसकी कॉस्ट माइनस कर दो, गेन आ गया तो उसको कैपिटल गेन कहेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैंने आपको इस टॉपिक में बतानी थी स्लम्प सेल के केस में, जैसा कि आप सभी को पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्सिंग करते हैं, है ना, इंप्रूवमेंट की भी क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ स्लम्प सेल, इन केस ऑफ स्लम्प सेल इंडेक्सिंग नहीं की जाएगी। इंडेक्स मतलब कि इट इज बर्थ टू मेंशन दैट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट शैल नॉट बी कंसीडर्ड इन केस ऑफ स्लम्प सेल। स्लम्प सेल के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की इंडेक्सिंग नहीं की जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी, जो मैंने लास्ट में टाइप भी की है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट ध्यान में रख लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक टाइप से न्यूमेरिकल का ही बेस है, ठीक है। थैंक यू।